स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट की थी। आई होप कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास में पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। उसको करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि जो एक्सरसाइज 13.1 थी वो हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बेस्ड थी टोटली, और जो 13.2 है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। तो पहले हम समझेंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं लास्ट क्लास में कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में हम देखते थे कि रेशियो, क्वांटिटीज़ का रेशियो इक्वल रहता था। अगर हमारी एक क्वांटिटी एक्स है तो वो अगर वेरी कर रही है उसी रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होती थी। कहने का मतलब ये हो गया, अगर एक्स को हम बढ़ाएंगे तो उसी रिस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होती थी। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स अपान वाई दोनों की जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता था डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में। लेकिन जब हम इन्वर्स प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक क्वांटिटी हम इंक्रीज करते हैं, सपोज दैट एक्स को हमने इंक्रीज किया, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उस केस में हम उसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे टाइम और स्पीड के साथ में, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम यूटिलाइज होगा, और अगर स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हमें देखने को मिल जाएंगे जो इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में अप्लाई होते हैं। तो इस केस में, इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में हमें पता है कि अगर एक चीज़ बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो दूसरी अपने आप डिक्रीज हो जाती है। तो जो हमारा नोटेशन है वो कैसे नोट करेंगे हम कि एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। कहने का मतलब अगर एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई ऑटोमेटिक कम होता रहेगा, क्योंकि वाई डिनोमिनेटर में है, वाई की वैल्यू कम होगी तो एक्स बढ़ेगा। और अगर हम वाई को वैल्यू बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे वाई की क्वांटिटी को, तो एक्स हमारा डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स इक्वल टू के अपान वाई, या ये कह सकते हैं एक्स इंटू वाई इक्वल टू के। तो दोनों में से समझ में क्या आया कि अगर हम इन्वर्स प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो दोनों क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा, और अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो है वो इक्वल होगा कांस्टेंट के। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज में 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 के केस में इसमें 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि किस स्टेटमेंट में इन्वर्स प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ़ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो हमें पता है कि अगर किसी भी जॉब में नंबर ऑफ़ वर्कर्स की इंक्रीज करेंगे, अगर हम वर्कर को बढ़ाएंगे तो हमारा काम जल्दी कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम कम लगेगा, तो ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला इन्वर्स प्रोपोर्शन। मान लीजिए किसी काम को करने में 10 वर्कर यूज हो रहे थे पहले, अगर मैंने 15 अब यूज कर लिए तो अब हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। सेकेंड वाला है टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर देखो, हमें पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, और यहाँ पर स्टेटमेंट में ही कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड है। तो अगर के कांस्टेंट है हमारा, तो फॉर्मूले से ही क्लियर है कि टाइम जो है वो डायरेक्ट वेरी कर रहा है डिस्टेंस के, तो ये इन्वर्स का प्रोपोर्शन नहीं हो सकता है। थर्ड केस में एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो जितना ज़्यादा एरिया बढ़ाएंगे कल्टिवेटेड लैंड का, उतनी ही क्रॉप हार्वेस्ट होगी। कहने का मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा लैंड है तो उसमें क्रॉप जो हम उगाएंगे उसकी जो प्रोडक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इसी तरह फोर्थ देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टाइम जो है अगर फिक्स जर्नी है तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो जाएगा, और वेरी क्या करेगा, स्पीड जो है वो वेरी कर रही है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था अगर स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा।
और लास्ट है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, सॉरी, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो जैसे जैसे अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो लैंड पर पर्सन का मतलब एक इंसान के जो हिस्से में आएगी ज़मीन, उसको उसके बारे में बात करा तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, इसका मतलब ये हो जाएगी इन्वर्स प्रोपोर्शन किसके, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो जैसे जैसे इंक्रीज होगी पॉपुलेशन वैसे वैसे एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, एक इंसान के हिस्से में जो लैंड की जो क्वांटिटी होगी, कहने का मतलब जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर दोनों हमें समझ में आ गए कि किस टाइप के एग्जांपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में होंगे। जैसे ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, ठीक है। एरिया क्रॉप हार्वेस्टेड, यहाँ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि जब हम ज़्यादा एरिया में क्रॉप को उगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हार्वेस्टेड क्रॉप ज़्यादा होगी। लेकिन फोर्थ में क्या करा, टाइम और स्पीड। अब तुम पूछ सकते हो कि टाइम और यहाँ पर भी सेम था, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पर स्पीड को कांस्टेंट किया गया, जो टाइम है वो स्पीड के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ स्पीड जब कांस्टेंट है और वो पूछ रहा है कि टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन डायरेक्ट होगा जबकि स्पीड कांस्टेंट हो। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, जैसे इस केस में ये हमारा कांस्टेंस है, डिस्टेंस कह रहा है कि फिक्स जर्नी का मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में इन्वर्स प्रोपोर्शन के एग्जांपल थे जिनको हमें आइडेंटिफाई करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ दिस इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसमें हमें प्रोडक्ट जो है, एक क्वांटिटी एक्स है दूसरी वाई है, दोनों के प्रोडक्ट कांस्टेंट होने चाहिए। तो अगर हमें टेबल को फिल करना है तो मान लेते हैं 1 हमारा एक्स हो गया और वाई क्या है 1 लाख, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज़ें, ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनका प्रोडक्ट इन्वर्स के केस में कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसी के इक्वल करके हम नेक्स्ट आगे जो टेबल है उसको फिल कर लेंगे। जैसा कि हमें क्या है, x1 y1 कितना था 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू x2 हमारा 2 है, y2 हमें फाइंड आउट करना है। तो y2 कितना आ गया 50,000, ठीक है। इसी तरह से हम 4 जब पुट करेंगे यहाँ पर, x2 को हम 4 पुट करेंगे इंटू y3, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 लाख ही होगा क्योंकि सभी इक्वल हैं। तो y3 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 25,000। इस तरह से सभी करने हैं। आई होप कि सभी आगे कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। इस केस में केवल प्रोडक्ट को ही हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नंबर ऑफ़ स्पोक्स, अगर हम नंबर ऑफ़ स्पोक्स बढ़ाते जाते हैं तो जो एंगल होगा बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स तो वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ स्पोक्स बढ़ाएंगे तो उनके बीच का एंगल कम होगा। जैसे पहले 4 था तो 90 डिग्री, 6 हो गया तब 60 डिग्री, 8 हो जाएगा तब कितना होगा, और 9 होगा, 9 नहीं है 10 पूछ रहा है और 12 पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया कि x1 y1, ये हमारा x1 मान लेते हैं, इसको y1 मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इक्वल टू x2 y2। यहाँ पर x2 दिया है y2 दिया है, लेकिन हमें x3 y3 फाइंड आउट करना है। x3 दिया है और x4 गिवन है, y4 फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा y3, ये हो जाएगा y4, ये हो जाएगा y5, ठीक है। तो इसमें हम x1 y1 के ही इक्वल करते जाएंगे और वैल्यू में मिलती जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 90 डिग्री में है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, अगर हम बात करें 8 इंटू y3, तो ये हमारा कितना होगा 360 डिग्री
इक्वल टू 8 इंटू y3। तो y3 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, कितना होगा ये 360 डिग्री डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 या 40 मतलब 45 डिग्री। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर टेबल में जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ स्पोक्स इंक्रीज करते जाते हैं वैसे हमारा जो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स डिक्रीज होता जा रहा है। तो इन्वर्स के केस में हमेशा एक वैल्यू एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आगे इसी में कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ऑन ए व्हील विद 12 स्पोक्स 15 स्पोक्स। तो जितने हम ये नंबर दिए हुए हैं इनको आगे इंक्रीज कर देंगे टेबल में ही अगर, तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर 15 कर देंगे, उसके लिए पूछ रहा है, तो इसको सभी बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। 20 एनिमल्स थे और उनके लिए जो फूड था अवेलेबल 6 days के लिए था। कह रहा है कि अगर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल 10 और आ जाते हैं तो अब कितने हो गए 30 हो गए। तो हमें से मुझसे पूछ रहा है कि कितने दिन वो चलेगा, जो फूड है वो कब तक वो कंज्यूम कितने दिन में कंज्यूम कर लेंगे अगर 30 एनिमल हो गए हैं। तो हमें पता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो फिर से वही x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ पर होगा 20 इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू y2। तो अब यहाँ से y2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। 20 इंटू 6 120 हो गया डिवाइड बाई 30, तो y2 कितना हो जाएगा हमारा 4। कहने का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो 10 मोर आ गए थे, 30 एनिमल्स हो गए थे, अब उनके लिए अब केवल 4 days के लिए ही जो फूड है वो सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 6 होमवर्क में कर लेना है, नहीं कर पाओगे तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में कह रहा है बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेज विद 12 बॉटल्स। यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है इन ईच बॉक्स। इफ़ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेज वुड बी फिल्ड। 25 बॉक्स हैं जब, तो 12 बॉटल्स इन ईच, नंबर ऑफ बॉक्स 25 हैं और टोटल सभी बॉटल्स को फिल करने के लिए 12 बॉटल्स हमें एक बॉक्स में पुट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉटल्स फिगर भी दिया हुआ है। तो अगर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स पर बॉक्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, अगर हमें 20 बॉटल्स एक बॉक्स में रखना है तब हमें नंबर ऑफ बॉक्स कितनी ज़रूरत पड़ेगी 20 बॉटल्स पर बॉक्स। तो देखो ये दिया हुआ है x1 y1 और ये y2 दिया हुआ है, हमें x2 पूछ रहा है। क्या करेंगे x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो x1 y1 x2 y2, x1 कितना होगा 25, y1 कितना है 12, x2 कितना है 20 और y2 कितना है फाइंड आउट करना है। सॉरी x2 दिया हुआ है 20 और हमें x2 को फाइंड आउट करना, y2 गिवन है। तो x2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर कितना आएगा 15 बॉक्सेज। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 days। मशीन और प्रोडक्शन कितना हुआ आर्टिकल्स का 63 days। आर्टिकल्स इन 63 days, आर्टिकल्स इन डेज 63 days में 42 मशीन्स जो हैं
प्रोडक्शन कर रही हैं, जो सफिशिएंट प्रोडक्शन है उसके लिए हमें 42 मशीन का यूज करना पड़ रहा और टाइम कितना लग रहा है 63 डेज। अब कह रहा है कि हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, नंबर ऑफ़ मशीन्स पूछ रहा है कितनी ज़रूरत पड़ेंगी अगर सेम नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इन 54 डेज। तो 54 डेज में अगर उतना ही प्रोडक्शन करना है तो हमें कितनी मशीनें ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 y2 अकॉर्डिंग टू इन्वर्स। अभी मैंने बताया कि जब हम नंबर ऑफ़ मशीन्स बढ़ाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ डेज कम हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ़ डेज कम करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ़ मशीन्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज डिक्रीज हुए हैं क्योंकि पहले 63 डेज यूज हो रहे थे, अब 54 डेज में ही प्रोडक्शन करना है, तो अब मशीन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 इंटू y1, x2 इंटू y2, x1 कितना है 42, y1 कितना है 63 डेज, x2 हमें फाइंड आउट करना है, y2 कितना है 54। तो 9 6 जा हो गया 54, 9 7 जा 63, 6 7 जा 42। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 77 इंटू 7 तो 49 मशीन्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 49 मशीन्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 9 और 10 इक्वल हैं, टाइम और डिस्टेंस के बीच में है, स्पीड है, ये कर सकते हैं सभी बच्चे। 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे। 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स, तो नंबर ऑफ पीरियड और ये हो जाएगा ड्यूरेशन। तो अगर उनके पास, हमें पता है स्कूल में लिमिटेड टाइम होता है, तो जितने टाइम स्कूल खुलता है वहाँ से लेकर के जब तक छुट्टी होती है वो एक लिमिटेड टाइम है, उसमें उनको पीरियड, नंबर ऑफ़ पीरियड को अगर कम करेंगे तो हमारा टाइम बढ़ जाएगा, और अगर नंबर ऑफ़ पीरियड इंक्रीज करेंगे तो टाइम, हर पीरियड का टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8 पीरियड हैं तो 45 मिनट्स ईच। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन 9 पीरियड्स करना है, तो नंबर ऑफ़ पीरियड अगर हमें बढ़ाना है तो इस सीधी सी बात है ड्यूरेशन उस पीरियड का कम हो जाएगा। तो इसको हम y मान लेते हैं, y2, क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, तो ये y2 हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन यूज हो रहा है, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 कितना है 8, y1 कितना है 45, x2 कितना है 9 है, और y2 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 360 इक्वल टू 9 इंटू y2। तो y2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 40 मिनट्स। जो यहाँ पर यूनिट है उसको ऐसे देख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 360, x1 कितना था पीरियड इंटू मिनट, तो दोनों का मल्टीप्लाई है तो इसको हम पीरियड इंटू मिनट कह सकते हैं। यहाँ पे x2 कितना था हमारा 9 था, ये भी पीरियड था, तो पीरियड इंटू मिनट, यहाँ भी पीरियड इंटू मिनट, तो ये हमारा पीरियड से पीरियड कैंसिल हो जाएगा, मिनट में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि y2 की वैल्यू 40 मिनट आ जाएगी। आई होप कि सभी बच्चे इसको समझ पाए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो वो क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपने डाउट क्लियर कर लेना इसको, लेकिन एक बार कोशिश करना समझने की, इससे ना है तो फिर से पूछ लेना। बाकी जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कोशिश करना ज़रूर करने की, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए पूछ सकते हैं।